नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में हमने एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स के विषय में समझा। आइए आज समझते हैं कि यह हार्मोन्स इनका एड्रेनल ग्लैंड में उत्पादन किस प्रकार से होता है। एड्रेनल स्टेरॉयडोजेनेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन्स की उत्पत्ति, उनका उत्पादन। हम जानते हैं कि सभी हार्मोन्स मुख्य रूप से केमिकल नेचर की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं: प्रोटीनेशियस या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, लिपिड बेस्ड स्टेरॉयड हार्मोन्स और एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स। इनमें से प्रोटीन और प्रोटीनेशियस पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पैंक्रियास और पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले। स्टेरॉयड सभी एड्रेनल कॉर्टेक्स, ओवरी, टेस्टिस या प्लासेंटा से सिक्रीट होने वाले। और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, टायरोसिन डेरिवेटिव्स, जो या थायराइड ग्लैंड से या एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले। हम लोग आज इस वीडियो में एड्रेनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स के विषय में चर्चा करेंगे जो स्टेरॉयड बेस्ड हैं। स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन्स जिनका कि स्टेरॉयड का क्या मतलब हुआ? स्टेरॉल, ऑयड मतलब लाइक, कैसे? स्टेरॉल की तरह की। स्टेरॉल क्या है? कोलेस्टेरॉल का एक डेरिवेटिव। तो यह सभी हार्मोन्स कोलेस्टेरॉल से उत्पन्न होते हैं, जिसका कि बेसिक न्यूक्लियस कहलाता है साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनाइन 3 न्यूक्लियस। इससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 27 एमिनो एसिड है। अब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स में ये कोलेस्ट्रॉल आता कहां से? 80% भाग लाइपोप्रोटीन्स जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, मुख्य रूप से एलडीएल की फॉर्म में, तो एलडीएल रिसेप्टर्स के द्वारा उन लाइपोप्रोटीन्स को अटैच करके उनका कोलेस्ट्रॉल एड्रेनल कॉर्टिकल सेल्स ग्रहण करती हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स का कोलेस्ट्रॉल एड्रेनल ग्लैंड की एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स में आ जाता है और यह रिस्पॉन्सिबल होता है लगभग 80% स्टेरॉयडोजेनेसिस के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में यह एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स इन कोलेस्ट्रॉल का निर्माण एसिटिल कोएंजाइम ए से डी नोवो सिंथेसिस के द्वारा भी करती हैं। तो जो हार्मोन अंदर आया, जो लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा कोलेस्ट्रॉल अंदर आया, वह कोलेस्ट्रॉल या तो तुरंत इस्तेमाल हो जाए, यदि वो तुरंत इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल पूल में कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करके रख दिया जाता है। तो बाहर से अंदर आने वाला हार्मोन तुरंत इस्तेमाल हुआ या कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया गया और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा उसको इस्तेमाल कर लिया गया। तो जो इस प्रकार से ये एड्रेनोकॉर्टिकल सेल है और इसके अंदर जो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर से प्राप्त हो, चाहे बाहर से एलडीएल से प्राप्त हो, चाहे डी नोवो सिंथेसिस से प्राप्त हो, यह जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी प्रकार से प्राप्त कोलेस्ट्रॉल है, यह सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के लिए उसे एक स्टेरॉयडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे स्टार प्रोटीन कहते हैं। तो इस स्टेरॉयडोजेनेसिस का कुछ भाग तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारे 3 रूपों से प्राप्त हुआ, वह पहले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी सिंथेसिस का होता है, फिर जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ पोर्शन वहां होता है, तिबारा ये प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसकी फाइनल सिंथेसिस यहाँ होके अंत में वह स्टेरॉयड हार्मोन ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। आइए समझते हैं इनको विस्तार से। हम जानते हैं कि एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स जो है वो 3 लेयर्स में, 3 सतहों में अरेंज रहती हैं। पहली सतह जोना ग्लोमेरुलोसा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाती है, दूसरी सतह जोना फेसिकुलेटा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट कराती है और तीसरी सतह जोना रेटिकुलरिस जो एड्रिनल एंड्रोजन सिक्रीट कराती है। तो इन तीनों लेयर्स में अलग अलग हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है, जिसके विभिन्न स्टेप आपके सामने हैं। तो अगर हम जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करें तो जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश जिसने किया स्टार प्रोटीन के द्वारा, वह अंदर आके कोलेस्ट्रॉल
प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट हुआ। ये जो पहला स्टेप है यह रेट लिमिटिंग स्टेप है किसी भी स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस का, कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन का बनना। और उसके बाद कई एंजाइम्स के लगते लगते अंत में एल्डोस्टेरोन का निर्माण होता है जोना ग्लोमेरुलोसा में। जैसा कि हमने कहा कि आरंभिक गतिविधि जो फर्स्ट रिएक्शन है कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन, जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बीच के कुछ स्टेप्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। अंत का स्टेप दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में होकर वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। तो यह पूरी सिंथेसिस हुई जोना ग्लोमेरुलोसा में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। इस सिमिलर हार्मोन्स जोना फेसिकुलेटा में होते हैं। थोड़े से परिवर्तन जो बीच में कर दिए जाते हैं उसके कारण से जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। सिमिलर तरीके से एंजाइम्स इन पर काम करते हैं जोना रेटिकुलरिस में, लेकिन पहले कुछ और परिवर्तन हो चुके होते हैं जिसके कारण से सिंथेसिस जोना रेटिकुलरिस में DHEA और एंड्रोस्टेरोन की होती है। तो एक चेन में लगने वाले हार्मोन्स, चेन में काम करने वाले एंजाइम्स, वह इन अलग अलग उत्पादों को बनाते हैं और यह सब में सेम होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि यह जो अलग अलग एंजाइम्स हैं और इन दोनों लेयर्स के बीच में अलग एंजाइम हैं, यह किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से वो अलग अलग जोन की अलग अलग एक्टिविटी होती है। जोनो ग्लोमेरुलोसा केवल एल्डोस्टेरोन बनाती है, ऐसा क्यों? जब यही हार्मोन फेसिकुलेटा में है तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन क्यों नहीं बनता? इसका कारण यह है कि सारे एंजाइम्स तो फेसिकुलेटा में भी हैं, लेकिन फेसिकुलेटा में जो अंतिम एंजाइम है एल्डोस्टेरोन सिंथेस वह नहीं होता, तो जिसके कारण से यह पूरी साइकिल जो अलग चलती है और एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस केवल जोना ग्लोमेरुलोसा में हो पाता है। फिर कॉर्टिसोल, अगर हम कहें कि सारे एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस का ही अंतर है तो कॉर्टिसोल की सिंथेसिस हो जानी चाहिए थी जोना ग्लोमेरुलोसा में। ग्लोमेरुलोसा में कॉर्टिसोल क्यों नहीं बन रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्टिसोल में यह जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जो ग्रीन कलर से दिखाया है, यह होता है जो प्रेग्नेनोलोन प्रोजेस्टेरोन को 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में बदल देता है। तो जब ये बदल चुका तो अब इसको नई सीरीज में काम करके कॉर्टिसोल बनाना होगा। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के कारण से वह जोना फेसिकुलेटा में जाके सारे हार्मोन्स, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। वह कन्वर्जन जोना ग्लोमेरुलोसा में नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे कॉर्टिसोल नहीं बनता। फिर तीसरी बात आती है कि जोना रेटिकुलरिस में कॉर्टिसोल क्यों नहीं बनता? इसका कारण यह है कि जोना रेटिकुलरिस में 17-20 लाइज एक्टिविटी होती है, यह इसको भी अगले स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हर लेयर में एक अलग एंजाइम उत्पन्न है और वह जो एंजाइम है एक नए सबस्ट्रेट का निर्माण करता है, जिसके कारण से जो हर लेयर में बनने वाले जो हार्मोन्स हैं वो अलग अलग हैं। तो एक नटशेल में बात क्या आई कि जोना ग्लोमेरुलोसा में एल्डोस्टेरोन सिंथेज के कारण से एल्डोस्टेरोन बनता है। जोना फेसिकुलेटा में पहले ही कन्वर्जन हो गया 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का, इसके कारण से ये वाली गतिविधियां बदल के दूसरी हो जाती हैं। जोना रेटिकुलरिस में 17-20 लाइज के कारण से यह सारे प्रोडक्ट्स बदल गए, इसलिए उनके हार्मोन्स अलग हो जाते हैं। तो यह बातें हमने समझी, स्टेरॉयडोजेनेसिस हो एक ही सबस्ट्रेट से रही है, लेकिन अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग स्थानों पे होने के कारण से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वह अलग अलग हैं। एड्रिनल एंड्रोजेंस, जैसा हम लोगों ने पहले भी समझा था कि यह DHEA, एंड्रोस्टेरोन, इनमें टेस्टोस्टेरोन की तुलना में केवल 20% एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। पुरुषों में ये विशेष महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन महिलाओं में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये DHEA और एंड्रोस्टेरोन, यह दोनों पुरुषों में और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल के
प्रीकर्सर के रूप में काम आते हैं। अर्थात जब DHEA और एंडोस्टेरोन बनेंगे तो इन्हीं को कन्वर्ट करके पहले टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है और फिर उस टेस्टोस्टेरोन में पर जब एरोमेटेज एंजाइम काम करता है तो वह उसको एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार एड्रिनल एंड्रोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ना होते हुए भी वह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल के प्रीकर्सर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है महिलाओं में, तो हमारा एस्ट्रोडियोल, एस्ट्रोजन जो मुख्य एस्ट्रोजन है एस्ट्राडियोल, वह ओवरी से सिक्रीट होता रहता है, तो हमें कहीं और से बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब मेनोपॉज हुआ, जब ओवरी ने इन हार्मोन्स को बनाना कम किया, तब एस्ट्राडियोल ओवरी से खत्म हो गया। अब जो एड्रिनल एंड्रोजन से बनने वाला DHEA या DHES है, यह जाके जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्राडियोल बनता है। तो जो थोड़ी मात्रा में जो एस्ट्राडियोल बनता रहता है वह इसी एड्रिनल एंड्रोजन्स के द्वारा बनता है। पुरुषों में भी एस्ट्रोजन की थोड़ी मात्रा बनती रहती है और उसका सोर्स भी टेस्टोस्टेरोन जो कन्वर्ट होकर एस्ट्राडियोल बनाए या एड्रिनल एंड्रोजन्स जो यह कन्वर्ट होकर एस्ट्राडियोल बनाए। तो इस प्रकार से यह चारों DHEA, एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, यह सब एक सीरीज में काम करते हुए और उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से ये जो तीन प्रमुख हार्मोन है, एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और इनका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल, यह सब एक ही चेन ऑफ रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल जिसमें 27 कार्बन एटम होते हैं, उनके क्लीवेज से बना प्रोजेस्टेरोन जिसमें 21 कार्बन एटम होते हैं, इनकी क्लीवेज से बना टेस्टोस्टेरोन जिसमें 19 कार्बन एटम होते हैं और उसकी फाइनल क्लीवेज से बना एस्ट्राडियोल जिसमें 18 कार्बन एटम होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हमने ये समझा कि एड्रिनल ग्लैंड में स्टेरॉयड हार्मोन्स का उत्पादन किस प्रकार से होता है और अगले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है वह किस प्रकार से होता है। और तब तक के लिए हमें आगे दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।